नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल। सब बढ़िया, मस्त एकदम, धांसू गजब बिंदास। बढ़िया तरीके से पढ़ाई चल रही है। आने वाले टाइम की अपने उम्मीद करते कि बहुत अच्छे से चल रही होगी। फिर से एक रिवीजन। मैंने अपने टेलीग्राम चैनल बच्चों से पूछा था कि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में आप सभी को परेशानी आ रही है या नहीं आ रही है। तो उसका कुछ कुछ रेशो रहा कि मेरे को लगा था कि अगर आधे बच्चों को भी आ रही होगी परेशानी तो अपन इसके पीछे वीडियो बनाएंगे, और अगर नहीं आ रही होगी तो नहीं बनाएंगे। ठीक है। तो मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पर भी पूछा, टेलीग्राम पर भी पूछा, तो मोर देन 50%, थोड़ा सा रेशो 50% थोड़ा सा ज़्यादा रहा कि हाँ भाई अपने को दिक्कत है बेसिकली, तो वीडियो बनाएंगी। क्लियर नहीं है तो 50% तक के रेशो में अपन काम करेगा। आधे को दिक्कत है तो करेगा काम। ठीक है ना। तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग को शुरू करने वाले हैं। बहुत आसान टॉपिक है, बहुत छोटा टॉपिक है, सच में बहुत जल्दी आएगा। क्लियर नहीं है, प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ आज ही खत्म करेंगे। देखिए एक बात समझिए ना, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग यानी कि कॉस्टिंग का वो रूप जो एक्टिविटी के ऊपर बेस्ड है। मतलब जैसे तुम्हारे कर्म होंगे वैसे तुम्हारी लागत होगी, सीधी सीधी कहानी। तुम्हारे कर्म, तुम्हारी एक्टिविटी ही तुम्हारी लागत को निर्धारित करेंगे। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई। वही एक्टिविटी के ऊपर ही तुम्हारी कॉस्ट को कैलकुलेट इवेल्युएट किया जाएगा, निकाला जाएगा। इसलिए हम इसे कहते थे एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग क्या है? ये एक रेक्टिफाई रूप है, ठीक है ना। रेक्टिफाइड फॉर्म है किसकी? ओवरहेड कॉस्टिंग की। यानी कि जो तुमने ओवरहेड कॉस्टिंग में पढ़ा था उसमें कुछ त्रुटियां, कुछ कमियां पाई गई। उन कमियों को पूरा जो करता है वो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग उन कमियों को पूरा कर देता है। ये बात समझ में आती है नहीं आती है? मतलब एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग ओवरहेड में होने वाली कमियों को दूर करता है। सर हमें तो कोई कमी नजर नहीं आई। ओवरहेड कॉस्टिंग के अंदर तो हम बिल्कुल बढ़िया चल रहे थे कि हम क्या करते थे, अपने जो भी हमारे ओवरहेड्स होते थे उनको हम बिटवीन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और सर्विस डिपार्टमेंट बांटते थे। पहले हम करते थे एलोकेशन, फिर करते थे रीएलोकेशन, रीडिस्ट्रीब्यूट। अब रीएलोकेशन में क्या करते थे हम? सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट क्या करते थे? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर डाल देते थे। कई बार क्लियर ही नहीं है। देखिए अगर वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एक प्रोडक्ट बना रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको सच बताऊं, अगर वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एक प्रोडक्ट बना रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट मल्टीपल प्रोडक्ट बना रहा है, मतलब एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं, मतलब कुछ ऐसा होता है ना कि कुछ प्रोडक्ट को बनाने में बस मोस्टली कॉमन प्रोसेसिंग की रिक्वायरमेंट होती है, बस एक दो जगह मामला चेंज हो जाता है, प्रोडक्ट डिफरेंट हो जाता है। तो वही चीजें जो कहलाती है हमारी एक तरीके से, अगर सेम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से एक से ज्यादा मल्टीपल प्रोडक्ट बन रहे हैं, बात क्लियर होगी नहीं हो गई? या अगर आपके पास दो तीन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है और दो तीन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अब मल्टीपल प्रोडक्ट को बना रहे हैं तो वहां पे एक परेशानी हमारी पैदा हो जाती है। देखो एक्चुअल में क्या होता है, बात समझना। आप नॉर्मली क्या करते थे? यहाँ लिखते हैं अपने चैप्टर का नाम, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्ट। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, बात की होगी नहीं हो गई? देखिए एक तरीके से आप ये समझ सकते हो, आप जो पढ़ रहे हो, आप पढ़ तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं मैं आपको ये भी पढ़ा रहा हूं वर्सेस ट्रेडिशनल सिस्टम। ट्रेडिशनल सिस्टम कुछ और नहीं है, वो ओवरहेड कॉस्टिंग का ही कॉन्सेप्ट है। आप नॉर्मली क्या करते हो? अगर मैं ट्रेडिशनल सिस्टम की बात करूं तो आप यहाँ पे ओवरहेड कॉस्टिंग में नॉर्मली क्या करते हो? आप अगर आपके प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट सी, ठीक है ना, प्रोडक्ट बोल दिया मैंने यहाँ पर,
इट। हाँ, यहाँ पे आपके प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, और यहाँ आपके सर्विस डिपार्टमेंट है। मैंने यहाँ मान लिया कि आपके पास 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है और 2 सर्विस डिपार्टमेंट है। आप नॉर्मली क्या करते थे, जो भी आपके ओवरहेड्स होते थे, जैसे कि रेंट, उनको किसी न किसी बेसिस पे बांटते थे। जैसे कि यहाँ आता था एरिया, याद आ रहा है, जैसे कि लाइट, तो लाइट पॉइंट, जैसे कि डेप्रिसिएशन, तो वैल्यू ऑफ एसेट। यहाँ पर ऐसे ऐसे करके आप अमाउंट लिखते थे, ए बी सी की, ए बी सी की, एक्स वाई की, एक्स वाई की, बोलो हाँ या ना। फिर आप इनका टोटल लगा देते थे कि प्रोडक्ट वाइज कॉस्ट पता लग गई। फिर यहाँ जो अमाउंट निकल कर आती थी, यहाँ और यहाँ, यहाँ और यहाँ, उन अमाउंटों को आप क्या करते थे, इधर की तरफ बांट देते थे। मतलब एक तरीके से तीनों में। तो ये सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट नील हो जाती थी। तो यहाँ पर हमें क्या लगता था, ये हमारी टोटल ओवरहेड निकल कर आ जाते थे, टोटल ओवरहेड। अच्छा, बांटने के भी अलग अलग मेथड थे, आए ना, स्टेप लेडर मेथड होता था, साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड होता था, नॉर्मल मेथड होता था, याद है नहीं है, ठीक है ना। तो वो बात अलग, कौन सा मेथड है। अनटिल अनलेस क्या होता था कि एक वाली सर्विस डिपार्टमेंट को सर्विस दे रही थी, सर्विस दे रहे थे प्रोडक्शन को, तो प्रोडक्शन के अंदर उन्हें बांट दिया जाता है। तो कुल मिलाकर आपके यहाँ पे टोटल ओवरहेड निकल के बाहर आ जाते थे। फिर आप जैसे कि ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट निकालते थे। अब मोस्ट ऑफ द केसेस में हम ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट किसके ऊपर लेते थे, जैसे यहाँ पे नॉर्मली हम लेते थे मशीन आर, मशीन आर लेते थे। तो यहाँ पे लिखते थे कि इस प्रोडक्ट में, इस डिपार्टमेंट में, शब्दों को सुना, इस डिपार्टमेंट में मशीन कितने घंटे यूज हुई, इस डिपार्टमेंट में कितने घंटे यूज हुई, इस डिपार्टमेंट में कितने घंटे यूज हुई। फिर आप निकाल देते थे यहाँ पर एमएचआर, मशीन आर रेट। और मशीन आर रेट कैसे निकलता था कि जो भी ओवरहेड है और जो भी आर्स है, ओवरहेड को आर से डिवाइड कर दो, तो आपको पर आर का मशीन के 1 घंटे का रेट पता लग जाता था। बोलो आएंगे ना। अब जैसे मैं एग्जाम्पल मान लो, ये मेरा डिपार्टमेंट ए था, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए था, क्लियर ही नहीं है। मान लो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट नंबर ए में ना, इस ए में 2 प्रोडक्ट बन रहे हैं इसमें, सपोज पी एंड सपोज क्यू, सुन रहे ना। इस प्रोडक्शन में ए की बात करो, इसमें बी की भी कर सकता हूँ, बट मैं ए की बात करूँ, समझाना चाह रहा हूँ। तुम्हें यहां तक करने में ना, जो तुमने सीखा है, तुमको लगता होगा अरे यार ये तो बिल्कुल चंगा चल रहा है, इट इज चंगा सी, ये तो बढ़िया चल रहा मामला, ये गड़बड़ थोड़ी ना मामला हमारा, है ना, ये तो बहुत बढ़िया चल रहा मामला हमारा, ठीक है। लेकिन अब कमी क्या आती है, समझने जरा बातों को। जैसे मशीन आर है आपका, तो आपने लेट सपोज एग्जांपल कि आपने मशीन आर रेट निकाल दिया, तो ये जो है ना, ये बड़ी दिक्कत करता है। मशीन आर रेट निकाल दिया ₹10, किसका, ए का, डिपार्टमेंट ए का। यहाँ पे लिख लेते हैं, एक काम करते हैं, यहाँ ना लिख के यहाँ लिख देते हैं। सपोज मान के चलो इसे मैंने 10 पर मशीन आर ये बोल दिया। अब इसमें 2 प्रोडक्ट बन रहे हैं, प्रोडक्ट ए प्रोडक्ट बी, ठीक है ना। अब मान लो ये इसका जो 1 यूनिट है वो ले रहा है 5 घंटे, और इसका जो 1 यूनिट है वो ले रहा है 8 घंटे। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई, ठीक है। हमने क्या करा, 5 × 10, 1 घंटे का रेट, और मतलब मशीन के 5 घंटे, 8 × 10, यानी कि ये बैठ गया तुम्हारा कितना, ₹50, और ये कितना बैठ गया तुम्हारा, ₹80।
यानी कि हम एक प्रोडक्ट को कितना ओवरहेड देंगे, मशीन आर के अकॉर्डिंग, या 50 दे दिया और या 80 दे दिया। क्या मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? इस वाले सिस्टम से क्या होता है, सम टाइम ऐसा हो जाता है कि मान लीजिए सम टाइम ऐसा हो जाता है कि मशीन, सुनो, कि कॉस्ट या तो ओवरहेड इसमें ज्यादा आ जाती है या कम आ जाती है, कुछ भी हो सकता है। मतलब मार्केट में जो हमारा रेट है, सपोज मान के चलिए यहाँ प्रोडक्ट क्यू की अमाउंट है, हम लग रहा है यार इसकी जो कॉस्ट आ रही है ये तो दिखने में बड़ी सस्ती आ रही है, मतलब मशीन आ रेट को फॉलो करते हुए अगर हम देखेंगे यहाँ तो 80 रुपए की लागत निकल रही है, लेकिन जो हमारे प्रोडक्ट है ये 80 का तो बिकेगा ही नहीं, या इतने का बिकेगा, या इतना इतना बिकेगा कि ज्यादा मार्जिन नहीं दिलवा पाएगा, या इसके अमाउंट ही कम में बिकेगी। मतलब आपको दिख रहा है, सपोज मान के चलो मार्केट में ये 60 का बिक रहा है और ये लागत कितनी निकल रही है अकॉर्डिंग टू ओवरहेड, अकॉर्डिंग टू मशीन आर रेट 80 रुपए। मतलब यहाँ लागत दिख रही है कुछ ज्यादा ही, बट मार्केट में वो वैल्यू ही नहीं है इसकी, यानी कि कुछ तो मामला गड़बड़ हुआ हमसे। बोलो हाँ, ये ना। और मामला गड़बड़ क्या है, कॉन्सेप्चुअली देखा जाए तो ओवरहेड को हमने बिल्कुल परफेक्टली लगाया है, बिल्कुल एकदम ठोक के लगाया है, बड़े प्यार से लगाया है। बोलो हाँ, ये ना। क्या मेरी बात क्लियर हुई नहीं हुई? तो समटाइम क्या हो जाता है कि यहाँ पर जो एलोकेशन हुई है अमाउंटों की वो गलत हो जाती है। यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पे सबसे बड़ी गड़बड़ क्या होती है समझना, यहाँ पे जितने भी ओवरहेड होते हैं, ओवरहेड, जितने भी ओवरहेड्स होते हैं आपके, जितने भी ओवरहेड्स होते हैं, जितने भी ओवरहेड है, ये ये जितने भी ओवरहेड होते हैं ये सिंगल बेसिस पर बांट दिए जाते हैं, यानी कि जिसे हम बोलते हैं ब्लैंकेट रेट, ब्लैंकेट रेट। ब्लैंकेट रेट का मतलब है किसी भी प्रकार का ओवरहेड हो वो सिर्फ मशीन आर में ही डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, सिर्फ मशीन में ही। देखो मशीन के खर्चे तो मशीन आर में तुम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, लेकिन उनमें जितने भी ओवरहेड हुए हैं, चाहे रेंट का ओवरहेड हुआ हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे फलाना हुआ हो, चाहे ढिमकाना हुआ हो, क्लियर ही नहीं है, वो सारे खर्चे हमने क्या कर दिए, मशीन आर के अंदर बांट दिए। मेरी बात समझ में आई है नहीं आई? बात क्लियर होगी नहीं होगी? अब देखो जैसे एक एग्जाम्पल देता हूँ, देखो एक एग्जाम्पल देता हूँ। सपोज मान लो, क्लियर है, कि यहाँ पर आपने एक कॉस्ट लिखी है सेटअप कॉस्ट, मशीन सेटअप कॉस्ट। बोलो हाँ या ना। उस मशीन सेटअप कॉस्ट को तुम एलोकेट करते हो नंबर ऑफ सेटअप, नंबर ऑफ सेटअप में। लेकिन याद रखना जो नंबर ऑफ सेटअप होते हैं ना वो किसके होते हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए में, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बी में, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट सी में कितने नंबर ऑफ सेटअप्स लगाए गए हैं, आप उसके अंदर उन्हें एलोकेट करते हो नंबर ऑफ सेटअप में। बात क्लियर होगी नहीं होगी? ठीक है। और नंबर ऑफ सेटअप्स को जब आप टोटल कर, मतलब यहाँ पे लागत आ जाएगी, जब लागत को टोटल करोगे तो वो लागत क्या आएगी, यहाँ पर भी टोटल करके आएगी यहाँ पर। बोलो आएंगे ना। भाई नंबर ऑफ सेटअप के बेस पर आप क्या करोगे, डिपार्टमेंट ए को, डिपार्टमेंट बी को, डिपार्टमेंट सी को, डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी, डिपार्टमेंट में डिपार्टमेंट वर्ड यूज कर रहा हूँ, डिपार्टमेंट वर्ड, डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी, डिपार्टमेंट सी को आप कॉस्ट एलोकेट करोगे। अब जब टोटल करोगे तो उस टोटल कॉस्ट के अंदर भी क्या होगा, सेटअप कॉस्ट आएगी, यस और नो। अब जब सेटअप कॉस्ट यहाँ पर आएगी, सुनना मेरी बातों को, वो सेटअप कॉस्ट मशीन आर रेट के अकॉर्डिंग बांट दी गई पर यूनिट में। बोलो हाँ या ना। तो यहाँ पर आ गई सेटअप कॉस्ट और वो मशीन आर के अंदर बढ़ गई। लेकिन मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, सपोज मान के चलो कि यहाँ पे दो प्रोडक्ट बन रहे हैं, पी और क्यू। पी के लिए सेटअप हो रहा है, क्यू के लिए सेटअप हो ही नहीं रहा। मतलब हमें मशीन को सेटअप करने की रिक्वायरमेंट है पी के लिए, और क्यू के लिए हमें जरूरत नहीं पड़ती सेटअप करने की। अब मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, मेरे सवाल को पूछना, अब मैं तुमसे पूछना चाह रहा हूँ कि सेटअप पी प्रोडक्ट के लिए हो रहा है, सेटअप पी के लिए जो क्यू के लिए जरूरत ही नहीं है, लेकिन हमारा ट्रेडिशनल मेथड क्या कह रहा है, तुमने तो सेटअप डिपार्टमेंट ए को दे दिया, डिपार्टमेंट को दिया, डिपार्टमेंट से टोटल में आया, टोटल से वो मशीन आर रेट में तब्दील हो गया, और मशीन आर रेट में तब्दील होने से क्या हो रहा है, वो पी को भी जा रहा है और क्यू को भी जा रहा है। इससे क्या हो रहा है, क्यू की कॉस्ट क्या हो रही है, अननेसेसरी ज्यादा। भाई क्यू की कॉस्ट, वो कॉस्ट जो सेटअप कॉस्ट है वो टेक्निकली किससे कनेक्टेड है, प्रोडक्ट पी से कनेक्टेड है। बोलो हाँ या ना, क्योंकि मशीन को सेटअप पी के लिए करा जा रहा है, क्यू के लिए जरूरत ही नहीं है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बोलो हाँ या ना।
लेकिन हमने क्या करा, हमारे ट्रेडिशनल मेथड को फॉलो करते हुए हमने ये काम कर दिया कि वो कहीं ना कहीं सेटअप कॉस्ट इधर तो गई, इधर भी गई, यानी कि जो पी की कॉस्ट थी वो कहीं ना कहीं किसको मिल गई, क्यू को मिल गई। और क्यू की कॉस्ट जिससे क्या आ रही है, हो सकता है ज्यादा आ रही हो बिना बात की। फिर बात समझ में आई नहीं आई, आई है ना। तो समटाइम क्या होता है कि जो कॉस्ट उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की है ही नहीं, फिर भी ओवरहेड कॉस्टिंग उसके कहते नहीं, जबरदस्ती है पकड़ी थे, जबरदस्ती है पकड़ी थे, तेरे को ही झेलने का ये कॉस्ट। अब क्यों क्या कह रहा है, मान लो अगर मैं प्रोडक्ट क्यों हूं, अरे ये तो है नहीं ना मेरी यार, ये कॉस्ट मेरी नहीं है, मेरे को क्यों दे रहा है तू यार, मेरे को मत दे यार, मेरी नहीं है ये कॉस्ट प्लीज, तो ये कह रहा है। लेकिन कंपनी ये कह रही है ओवरहेड कॉस्टिंग, नहीं नहीं तू पकड़, तू ही देखेगा इसे, अरे मैं इतना बेच ही नहीं पाएगा भाई, मैं कवर ही नहीं कर पाएगा, तू मेरे को बेचेगा ना, तू मेरे को बेचेगा, तू कवर ही नहीं कर पाएगा, कौन सा पागल हो रहा है आदमी, ये तो समझा रे, बोलो हाँ ये ऐसा होगा या नहीं होगा। तो ये एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग क्या करती है, वो कहती है कि देखो जब आप एलोकेशन करते हो डिपार्टमेंट वाइज वो गलत है, आप डिपार्टमेंट वाइज जाओ ही मत नहीं, आप क्या करो, आप क्या करो प्रोडक्ट वाइज एलोकेशन करो। और प्रोडक्ट में एलोकेशन कैसे करोगे, उनकी एक्टिविटी के बेस पर, कि अगर पर्टिकुलर कॉस्ट की एक्टिविटी, अब मेरे शब्दों को सुनना, पर्टिकुलर कॉस्ट की एक्टिविटी जैसे सेटअप कॉस्ट है, तो सेटअप कॉस्ट की एक्टिविटी जिन प्रोडक्ट के लिए की जा रही है उनको उनकी एक्टिविटी के बेस पर ही क्या कर दो, एलोकेट कर दो, उनको उनकी एक्टिविटी के बेस पर ही क्या कर दो, एलोकेट कर दो। जैसे एग्जांपल मान के चलो कि एग्जांपल मैंने मान लिया, अब इसके बाद चेंज करेंगे एग्जांपल हम, ठीक है। सपोज एग्जांपल मान के चला कि सेटअप कॉस्ट जो है मान लो 10,000 रुपये है, क्लियर ही नहीं है। और एक एग्जांपल ले लेते हैं कि 10 बार सेटअप किया गया और इसमें जरूरत ही नहीं थी, तो यानी कि अगर मैं बोलूंगा सेटअप की एक्टिविटी यहां हो रही है, यहां नहीं हो रही है सेटअप की एक्टिविटी, तो यानी कि पूरी की पूरी कॉस्ट इसको ही एलोकेट कर दो। एक काम और करते हैं, मान लेते हैं कि हमारे पी क्यू और आर तीन प्रोडक्ट हैं, सेटअप सेटअप कॉस्ट, फिर मैं एग्जांपल में चेंज कर रहा हूँ, 10,000 रुपये लेके चल रहा हूँ मैं, और यहाँ पे नंबर ऑफ सेटअप है मान के चलो 10, यहाँ जरूरत ही नहीं थी सेटअप की, और यहाँ नंबर ऑफ सेटअप है सपोज मान के चलिए 30, क्लियर है। तो टोटल सेटअप कितने हुए 40, अगर मैं पर सेटअप कॉस्ट निकालूंगा तो कितने बैठेंगे 10,000 डिवाइडेड बाय 40, यानी कि तुम्हारी जो लागत निकल कर आएगी वो कितनी निकल कर आएगी 10,000 डिवाइडेड बाय 40, यानी कि 250 रुपीज पर सेटअप। अब सेटअप जिधर जिधर उधर दे दो, इधर 10 सेटअप है तो 10 मल्टीप्लाई 250, इधर आएगी नहीं, और 30 मल्टीप्लाई पर सेटअप की कॉस्ट 250, तो ये कितना आएगा तुम्हारा 2,500, और ये आ जाएगा तुम्हारा 7500, क्योंकि टोटल तुम्हारी 10,000 की लागत बढ़ जाएगी। समझ गए, मेरी बात समझे। प्रोडक्ट में बांटे मत, सॉरी डिपार्टमेंट में बांटो मत, डिपार्टमेंट में जितने प्रोडक्ट बन रहे हैं उन प्रोडक्ट की एक्टिविटी के अकॉर्डिंग उस कॉस्ट को एलोकेट करो, क्लियर ही नहीं है। ट्रेडिशनल मेथड में, ट्रेडिशनल मेथड में यानी कि ओवरहेड कॉस्टिंग में आप क्या करते थे, सुन लो मेरी बात, आप ओवरहेड्स को डिपार्टमेंट में बांटते थे एक सुइटेबल बेसिस के ऊपर, फिर उनका टोटल करके एक सिंगल बेसिस पर आप फाइंड करते थे एक ब्लैंकेट रेट। आप एक ब्लैंकेट रेट फाइंड करते थे, मतलब सिंगल रेट, और उसी सिंगल रेट में सबको दबोचते थे, भाई तू भी पकड़ तू भी पकड़। अब उस सिंगल रेट को दबोचने से क्या होता था, उस सिंगल रेट को दबोचने से क्या होता था कि अनवांटेड कॉस्ट जो शायद क्या होती थी, जो उस प्रोडक्ट से कनेक्टेड भी नहीं थी, मे बी लिखेंगे अनवांटेड कॉस्ट which is not connected with product
ऑफ सच प्रोडक्शन डिपार्टमेंट विल बी एलोकेटेड। समझ गए? दे दिया जाता था और वो सही डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कहलाता था। बात क्लियर होगी नहीं होगी? तो हम यहाँ पे यहाँ पर एक बेस चलता है। बात क्लियर होगी नहीं होगी? जबकि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में, एबीसी में, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में आपके जो भी ओवरहेड्स हैं वो आप डिपार्टमेंट में बैठ के प्रोडक्ट वाइज, प्रोडक्ट में एक्टिविटी बेस पर बांटते हो। और वो एक्टिविटी बेसिस जो है, जिसे आप यहाँ बेसिस कहते हो, वो बेसिस नौ की क्या होता है? उसे बोलते हैं कॉस्ट ड्राइवर। कॉस्ट ड्राइवर के बेस पर बांटते हो, कॉस्ट ड्राइवर के बेस पर बांटते हो। बात क्लियर होगी? होगी? मतलब यहाँ पर प्रोडक्ट वाइज बांटने के लिए, एक्टिविटी बेसिस पर बांटने के लिए, मतलब जो बेसिस पकड़ते हैं उसे कॉस्ट ड्राइवर कहते हैं। मतलब जिसे नॉर्मली आप ओवरहेड में बेसिस बेसिस बोलते हो ना, कि ये सूटेबल बेस है, रेंट को बांटने के लिए एरिया बेस है ना। यहाँ पर वही सूटेबल बेसिस को कॉस्ट ड्राइवर कह सकते हैं। बेसिस सेम हो सकते हैं बट इसे बेसिस से बोल जाता है, या बेसिस, उस बेसिस के बेस पर डिपार्टमेंट में बांटे जाते थे कॉस्ट, और फिर एक रेटिंग आ जाता था। यहाँ पर सीधा क्या होता है? कॉस्ट ड्राइवर के बेस पर एलोकेशन चलता है, कॉस्ट ड्राइवर के बेस पर एलोकेशन चलता है प्रोडक्ट वाइज। क्लियर ही नहीं है? एक्टिविटी बेसिस पर। क्लियर? ड्राइवर का मतलब क्या है भाई? ड्राइवर का आपको पता है, ड्राइवर का कोई नया शब्द नहीं है। ड्राइवर गाड़ी लैम्बोर्गिनी चलाए जानी है, सानू भी छुट्टा दे दो। आगे मुझे आता नहीं है, ठीक है ना। हाँ जी, इधर देखो, तो कॉस्ट ड्राइवर का मतलब, ड्राइवर होंगी जो वो बंदा जो गाड़ी को चलावेगा और हमें हमारी मंजिल तक पहुंचावेगा, वही तो ड्राइवर कहलावेगा। बोलो हाँ या ना? वही तो ड्राइवर है कुल मिलाकर। तो ड्राइवर का मतलब क्या है? कॉस्ट ड्राइवर, मतलब कॉस्ट को उसकी सही जगह पहुंचाने वाला बंदा, वो ड्राइवर। मतलब कॉस्ट को उसके सही प्रोडक्ट पे सही रेट पर पहुंचाने वाला ड्राइवर। क्लियर ही नहीं है? आई बस में नहीं आई? तो आइए ऐसे कुछ कॉस्टों के नाम लिखते हैं और उनके ड्राइवर को भी, उनके ड्राइवर का भी नाम लिखते हैं। मैं इसकी सूची बना के लाया हूं, मेरे मोबाइल में है सूची। एक्चुअली में कॉपी किताब नहीं खोल के ना सूची बना लेता हूं पहले से ही। चलो 2-4 पेन पहले बना लेता हूं अपने। जाते हैं अलग कलर लाते आता है, ठीक है। और कलर जाते हैं, कलर को लाते हैं। अलग कलर करोगे ना, बदल बदल के लिख सकते हैं। देखो यहाँ देखना, जैसे यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल की बात करी आपके आगे, देखते रहना। ये देखो यहाँ पर मैं लिखूंगा एक्टिविटी, यहाँ पर मैं लिखूंगा एक्टिविटी और फिर बेसिस। बेसिस को मैंने क्या नाम दिया था? कॉस्ट ड्राइवर। ठीक है, जैसे मैंने बोला सेटअप कॉस्ट, क्या बोला मैंने? सेटअप कॉस्ट। तो सेटअप कॉस्ट में ड्राइवर कौन बनेगा? नंबर ऑफ सेटअप, नंबर ऑफ सेटअप, नंबर ऑफ सेटअप बताया मैंने आपको। क्लियर ही नहीं है? नंबर ऑफ सेटअप। जैसे मान के चलो यहाँ मैंने माना था P या Q या R, ये नंबर ऑफ सेटअप हो गए। सपोज 100 बार या 100 यूनिट बन रही है, सुन रहे ना, ये 100 यूनिट बन रही है, या इसकी 200 यूनिट बन रही है,
या मान लो उसकी 400 यूनिट बन रही है, कैसे मान लिया, क्लियर ही नहीं है। सेटअप, इसके 10 बार सेटअप हुआ, इसके 5 बार सेटअप हुआ, इसके सेटअप की जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना, तो कुल मिला के 15 सेटअप हुए, क्लियर ही नहीं है, आई वैसे भी नहीं। अब मैंने सेटअप कॉस्ट कितनी मान ली, सपोज मान के चलिए मैंने यहाँ पे सेटअप कॉस्ट मान ली 1.5 लाख रुपए की। अगर मैं बोलूंगा कितनी बैठेगी कॉस्ट, ड्राइवर कॉस्ट पर सेटअप, सेटअप कॉस्ट पर कॉस्ट ड्राइवर पर एक्टिविटी, क्या बोलेंगे भैया 1.5 लाख की टोटल कॉस्ट है, टोटल सेटअप है कितने 15, तो हर सेटअप पे कितना आ जाएगा यहाँ पर 10,000 रुपये निकल कर आ जाएगा। तो यानी कि अगर मैं देखूं तो यहाँ पर मेरी 1 लाख की कॉस्ट एलोकेट होगी, यहाँ पर मेरी 50,000 की एलोकेट होगी, तो टोटल कितना हो जाएगा बेटा जी 1.5 लाख। अब मेरे पास समझ में आई नहीं आई, मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पे पर सेटअप कॉस्ट निकाल दिया, भाई टोटल सेटअप कॉस्ट कितनी है 1.5 लाख की, टोटल नंबर ऑफ सेटअप कितने हो रहे हैं 15, तीनों प्रोडक्ट के मिलाकर, बोलो हाँ ये, तो 1.5 लाख में कितने सेटअप 15, तो एक सेटअप की कितनी कॉस्ट आ गई पर ड्राइवर कॉस्ट 10,000, ये पर ड्राइवर कॉस्ट भी कहता हूँ इसे। तो इसके ड्राइवर ने 1 लाख की लागत ली, इसके ड्राइवर ने 50,000 की लागत ली, इसके ड्राइवर ने घंटा कुछ लागत नहीं ली, बात क्लियर हो गई नहीं हो गई। तो ये तो गया प्रोडक्ट पी को कॉस्ट, ये गया प्रोडक्ट क्यू को कॉस्ट, और ये गया प्रोडक्ट आर को कॉस्ट। लेकिन अगर मैं बोलूँ ना प्रोडक्ट पी की एक यूनिट पे कितना कॉस्ट जा रहा है, तो तुम क्या बोलोगे, प्रोडक्ट पी के हम बना रहे हैं 100 यूनिट और 100 यूनिट में आ रहा है बेटा जी 1 लाख, तो प्रोडक्ट पी की एक यूनिट क्या रुपए ले रही है 1,000 रुपए की कॉस्ट ले रही है, 1,000 रुपये एब्जॉर्व करेगी। और प्रोडक्ट क्यू के बना रहे हैं 50,000, और प्रोडक्ट 50,000 में कितनी यूनिट 200 यूनिट, ये बैठेगा तुम्हारा 50 डिवाइडेड बाई 200, ये बैठ जाएगा तुम्हारा 250। मेरे पास समझ में आई है नहीं आई, और यहाँ कुछ मिलेगा ही नहीं, आप समझ रहे हैं। तो पहले आपने क्या करा, एक्टिविटी को देखा, एक्टिविटी का ड्राइवर निकाला, ड्राइवर की कॉस्ट निकाली, उस कॉस्ट के बाद प्रोडक्ट के अंदर वो कॉस्ट बांटी और पर यूनिट फिर निकाल दिया, समझे, मेरी बात क्लियर हुई नहीं हुई। ऐसे ही हमें क्या करना है, हर कॉस्ट का करना है। एक्टिविटी देखो कि आप कौन कौन सी एक्टिविटीज कर रहे हो, क्योंकि उन्हीं एक्टिविटी से क्या होगा कि आपकी कॉस्ट पैदा होगी। तो जिन एक्टिविटी से कॉस्ट पैदा हो रही है उन एक्टिविटी को देखो, उनकी कॉस्ट देखो, उनका ड्राइवर निकालो और उन एक्टिविटी की पर ड्राइवर कॉस्ट निकालो और वो पर ड्राइवर कॉस्ट के अकॉर्डिंग उसके प्रोडक्ट में उन्हें एलोकेट करो। ये तरीका है। अभी बोलने में बड़ा लंबा लग रहा है लेकिन करने में बड़ा छोटा होगा, पहले बता के चल रहा हूँ। बात क्लियर हो गई, आया, चलिए अब ऐसे मैं क्या कर रहा हूँ, समझाऊंगा नहीं एक एक को, नहीं तो समय ज्यादा लग जाएगा, ठीक है ना। जैसे स्टोर्स, अब स्टोर वाले बंदे कौन होते हैं, जो प्रोडक्शन के कहने पर माल बेचते हैं, बोलो हाँ या ना, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के कहने पर माल बेचते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, अब कोई माल को देने में भेजने में लागत लगती है उनकी, तो नंबर ऑफ रिक्विजिशन, देखो यहाँ पर अगर देखो नंबर ऑफ रिक्विजिशन, बोलने में अंतर आएगा थोड़ा मेरा। अगर मैं ओवरहेड कॉस्टिंग के लिए बोलता तो मैं बोलता जिस डिपार्टमेंट ने जिस डिपार्टमेंट ने जितनी रिक्वेजिशन भेजी, मतलब जितनी रिक्वेस्ट भेजी उस डिपार्टमेंट को उतनी जाएगी, मतलब डिपार्टमेंट वाइज बात कर रहा हूं मैं, किसमें ओवरहेड में। सबसे बड़ी बारीकी है ये इसके अंदर, कई बार हम कंफ्यूज होते हैं बिटवीन ओवरहेड एंड एबीसी में। ओवरहेड हमें आ जाता है, एबीसी हमें कंफ्यूज कर देता है कई बार, तो उसको कंफ्यूजन को दूर करने का सबसे बड़ा तरीका क्या है, ओवरहेड में डिपार्टमेंट वाइज काम करते हैं। तो नंबर ऑफ जिस डिपार्टमेंट ने जितनी रिक्वेजिशन बोली, जितनी बार स्टोर से सामान मांगा, उस डिपार्टमेंट को उतनी लागत। अब यह डिपार्टमेंट नहीं है, जिस प्रोडक्ट के लिए बार बार ऑर्डर मांगे गए, बार बार रिक्वेजिशन करी गई, उस प्रोडक्ट को ज्यादा जाएगी कॉस्ट। बात क्लियर होगी नहीं होगी। तो नंबर ऑफ रिक्वेजिशन प्रोडक्ट वाइज, डिपार्टमेंट वाइज नहीं, क्या प्रोडक्ट वाइज, डेटा अलग तरीके का बनेगा। यहाँ पर वहां पर ओवरहेड में बनता था डिपार्टमेंट वाइज रिक्वेजिशन, यहां बनेगा डेटा। या फिर नंबर ऑफ बैच का मतलब है एक तरीके से किस प्रोडक्ट के लॉट, जैसे कोई प्रोडक्ट है एक बार में 100 यूनिट निकालेगा तो एक बार में 100 ही बनानी है हमें, हम 50 भी नहीं बना सकते।
हमारा वर्क ही ऐसा है। तो जिस प्रोडक्ट के नंबर ऑफ बैचेस सबसे ज्यादा होंगे तो वो यानी कि उन्होंने माल उतनी बार मांगा होगा, मतलब उनके लिए उन्होंने क्वांटिटी ज्यादा यूज करी होगी। क्वांटिटी कहाँ से आने वाली, स्टोर से। तो नंबर ऑफ बैच भी यहाँ पर अपने आधार को हम बना सकते हैं। ये हमारा कॉस्ट ड्राइवर है। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? मटेरियल हैंडलिंग, मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट, ये एक्टिविटी है मटेरियल को हैंडल करना। क्लियर ही नहीं है तो ऑब्वियस बात है, यहां पर आप क्या कर सकते हो, वेट या फिर कॉस्ट को बेस बना सकते हो। वेट ऑफ, वेट ऑफ क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल इन प्रोडक्ट, और वेट नहीं पता तो कॉस्ट ऑफ क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल इन प्रोडक्ट। अगर आपको वेट नहीं पता, वेट पता है तो वेट लो भाई, ऑब्वियस बात है। मटेरियल हैंडलिंग, भाई हमें कॉस्ट, मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट कहाँ पे ज्यादा लगेगी, जहाँ पे मटेरियल ज्यादा भारी होगा, ज्यादा वेट का होगा, तो वहां पर कॉस्ट ज्यादा दी जाएगी, मतलब वेट के अकॉर्डिंग। अब जिस प्रोडक्ट में ज्यादा वेट का मटेरियल यूज हो रहा है उसको मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट ज्यादा दो। जिस प्रोडक्ट में मटेरियल मतलब मटेरियल कम हल्का सा है तो वहां कॉस्ट कम दो। वेट नहीं है तो मटेरियल की कॉस्ट को ही आधार बना देना, मटेरियल की कॉस्ट को ही आधार बना देना। क्लियर ही नहीं है, फिर हमारी वो मजबूरी है। ऑर्डरिंग, ऑर्डरिंग या रिसीविंग ऑफ मटेरियल कॉस्ट, मटेरियल मंगाने मंगाने का खर्चा, ऑर्डर का खर्चा, रिसीविंग का खर्चा जितना भी होने वाला है, तो वो भी बात है नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर। इसे मटेरियल प्रोक्यूरमेंट कॉस्ट भी कहते हैं। भाई जिस जिस प्रोडक्ट के लिए, जिस प्रोडक्ट के लिए हमने ज्यादा ऑर्डर दिए हैं तो उसके लिए माल बार बार मंगाया गया है, तो इनकी वहां पर कॉस्ट ज्यादा जाएगी। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? बात क्लियर हो गई? आई बस में नहीं आई? ठीक है, इसमें थोड़ा सा विचार कर लेते हैं कि मान लो जैसे मटेरियल ये है, इसके लिए हमने 10,000 यूनिट है, तो इसकी 20,000 यूनिट है। अब ऑब्वियस बात है ये 10,000 यूनिट 10 ऑर्डर में आई हैं, और प्रोडक्ट बी के लिए इसकी यूनिट ये 9 ऑर्डर में आ गई हैं। तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर कितने हुए, 19 ऑर्डर हुए। एक काम करो, चेंज करो, या कर लो आप 5 तो 15। भाई मान के चलो इसके लिए माल 10 ऑर्डर में आया है, इसके लिए माल 5 ऑर्डर में, तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर कितने हो गए, 15। तो परचेज ऑर्डर, नंबर ऑफ परचेज कॉस्ट नहीं, परचेज ऑर्डर। क्लियर है? कितनी बार माल मंगाया गया है, किसके लिए। मशीन, मशीन की कॉस्ट, इसे आप मशीन आर में डालिए, इसको डाल सकते हैं मशीन आर में। हम इसको मशीन आर में डाल सकते हैं, लेकिन हम उसमें क्या करते थे, सभी को मशीन आर में डाल देते थे। या असेंबली कॉस्ट, मतलब ऑब्वियस ही बात है नंबर ऑफ पार्ट। असेंबली का मतलब है कि ये जो ये बनाया प्रोडक्ट, ये बनाया प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट असेंबल करके एक प्रोडक्ट बना दिया, मतलब अलग अलग जगह से पार्ट इकट्ठे करके। तो जो प्रोडक्ट जितने पार्ट में बनता है, भैया जिसके ज्यादा नंबर ऑफ पार्ट्स है, असेंबलिंग उसमें ज्यादा लग रही है, तो वहां पर नंबर ऑफ पार्ट पे। क्लियर ही नहीं है? या फिर पेंटिंग, और फिर पता हर पार्ट की पेंटिंग होगी, तो नंबर ऑफ पार्ट पे, ये भी नंबर ऑफ पार्ट पे जाएगा। क्लियर ही नहीं है? सुपरविजन, सुपरविजन लेबर आर्ट्स ऑफ प्रोडक्ट।
सुपरविजन किसका होता है? लेबर का। जिस प्रोडक्ट पे ज्यादा लेबर लग रही है उसको सुपरविजन कॉस्ट ज्यादा आएगी। ठीक है, ऐसे ही इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन का मतलब हो गया नंबर ऑफ जिन प्रोडक्ट पे इंस्पेक्शन की रिक्वायरमेंट है वहां पर, लेकिन समटाइम नंबर ऑफ इंस्पेक्शन है लेकिन इंस्पेक्शन आर भी लेने पड़ जाते हैं। एग्जाम्पल की मत मान लेते हैं कि प्रोडक्ट ए है प्रोडक्ट बी है, दोनों में 10-10 इंस्पेक्शन हुए हैं, लेकिन इसके इंस्पेक्शन में लगे हैं 5 घंटे, इसके इंस्पेक्शन में लगे हैं मान के चलिए 10 घंटे। यानी कि अगर देखा जाए या इंस्पेक्शन में 50 आवर्स लग रहे हैं या इंस्पेक्शन में 100 आवर्स लग रहे हैं। अब मेरे पास समझ में आ रही नहीं आ रही है? या तो मैं नंबर ऑफ इंस्पेक्शन ले लूँ इनको, अगर मुझे ये नहीं पता तो, और अगर मुझे पता है कि इसके एक इंस्पेक्शन में 5 घंटे लगते हैं और इसके एक इंस्पेक्शन में 10 घंटे लगते हैं, तो फिर भैया मेरी मजबूरी है कि मुझे इंस्पेक्शन आर लेना पड़ेगा। मेरे पास समझ में आई नहीं आई? बात क्लियर है? ठीक है, अब आ जाओ, ये चीज लिख लो। इन एबीसी, इन एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग फॉर कैलकुलेटिंग प्रोडक्ट कॉस्ट we have to prepare 2 स्टेटमेंट। हमें 2 स्टेटमेंट बनानी बहुत ज्यादा जरूरी है। पहला है स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पूल। यहाँ पर फिर एक टर्मिनोलॉजी आती है, कॉस्ट पूल का मतलब क्या होता है? पूल, पूल पता है ना, पूल, स्विमिंग पूल, पूल का गड्ढा, मतलब एक स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पूल का मतलब एक ऐसा पूल जिसमें सारी कॉस्ट दिखेंगी, मतलब सारी एक्टिविटी दिखेंगी और उन एक्टिविटी का उनके कॉस्ट ड्राइवर के अकॉर्डिंग कॉस्ट दिखेगी। मतलब हर एक्टिविटी की कितनी एक्टिविटी क्या कॉस्ट है, क्या ड्राइवर है और पर ड्राइवर क्या कॉस्ट आ रही है, मतलब पूरे मतलब सारी कॉस्ट एक जगह आ जाएगी। और फिर क्या बनाएंगे? स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। ये जो स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट है ये प्रोडक्ट वाइज बनती है। ये तो बनेगी तुम्हारी एक्टिविटी वाइज, और ये बनेगी तुम्हारी प्रोडक्ट वाइज। जितनी बातें मैंने बोली है ना वो सारी बातें इन दोनों में कवर अप हो जाएंगी। बात क्लियर हो गई? सारी बातें देखो, अब तक की बातों को 2 मिनट के अंदर बखान कर देता हूँ। सीधी सीधी कहानी है। आप नॉर्मली पहले क्या करते थे, जितने भी ओवरहेड होते थे उनको एक बेसिस पे डिपार्टमेंट में बांटते थे और फिर डिपार्टमेंट का एक सिंगल रेट निकालते थे और सिंगल रेट के बेस पर प्रोडक्ट पे बर्डन डाल देते थे। क्लियर है? बट इसकी इस कमी को ओवरकम करा जिससे अनवांटेड कॉस्ट जिस प्रोडक्ट को नहीं मिलनी चाहिए वो मिल रही है, तो वो एक्टिविटी बेस खत्म करती है। एक्टिविटी बेस कहता है कि जिस प्रोडक्ट को बनाने में जो जो एक्टिविटी हुई है, मेरे शब्दों को लिख लेना चाहिए हिंदी में, जिस प्रोडक्ट को बनाने में जो जो एक्टिविटी हुई है उस प्रोडक्ट को उन एक्टिविटी की कॉस्ट दो। क्लियर है? अगर कोई एक्टिविटी उस प्रोडक्ट के लिए हो ही नहीं रही तो उसे उस एक्टिविटी का बर्डन देना भी नहीं है। बात क्लियर हो गई नहीं हुई? जैसे मैंने सेटअप का एग्जांपल दिया था, अगर सेटअप ए के लिए लगा है, बी के लिए लगा है, सी के लिए नहीं लग रहा, तो सी को सेटअप कॉस्ट मत दो, ए और बी को दो, क्योंकि ए और बी के लिए सेटअप लग रहा है। लेकिन ओवरहेड कॉस्टिंग क्या करता था, सेटअप सब में बांट देता था, क्योंकि बाय फॉलोइंग सिंगल ब्लैंकेट रेट, उस सिंगल ब्लैंकेट रेट में सारी कॉस्ट कवर हो जाती थी जो गलती कर रहा था। ये बात क्लियर हो रही है? बोले फटाफट से हाँ या ना। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं,
जो जो एक्टिविटी हो रही है, जितनी भी एक्टिविटीज हो रही है सारी एक्टिविटी निकाल लो। अगर आप 10 प्रोडक्ट बनाते हो 10 प्रोडक्ट में कितनी एक्टिविटी कर रहे हो, एक्टिविटी लिखो, हर एक्टिविटी कॉस्ट लिखो, उस एक्टिविटी को किस बेस से तो बांटा जाएगा वो लिखो, और फिर उनका एक रेट निकालो अलग अलग एक्टिविटी का, और फिर उस रेट के बेस पर उन प्रोडक्ट में बर्डन डालो एक्टिविटी वाइज। क्लियर ही नहीं है? बात क्लियर हो गई? तो मैं फॉर्मेट बनाने के पीछे नहीं भागूंगा, मैं पहले बता के चल रहा हूँ। हम क्या करते हैं मेरे बेटे जी, सीधा क्वेश्चन करने की तरफ भागते हैं, तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, इसी के अंदर मैं सारे फॉर्मेट भी समझा दूंगा आपको। इधर देखना, नंबर 1 आपके स्टडी मैट का ऐसे मॉड्यूल का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 ही है और अच्छा क्वेश्चन है, इसमें सब कुछ कवर हो जाएगा आपका। वूल मार्क लिमिटेड मैन्युफैक्चर 3 टाइप ऑफ प्रोडक्ट। वूल मार्क लिमिटेड जो है वो प्रोडक्ट बनाते हैं 3 तरीके के, PQR प्रोडक्ट है। अब यहाँ डिपार्टमेंट की बात नहीं चलेगी, प्रोडक्ट की बात चलेगी। अगर डिपार्टमेंट दे रखा है तो समझ जाना वो क्या हो गया मेरे बेटे जी, वो ओवरहेड कॉस्टिंग आ गया, ट्रेडिशनल मेथड। लेकिन ये क्या है, ये आपको आ गया एक तरीके से एक्टिविटीज वाला, जहाँ 3 प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं। एंड द डेटा रिलेटिंग टू द पीरियड आर एस। PQR प्रोडक्ट है, मशीन आर पर यूनिट, एक प्रोडक्ट को बनाने में इतने मशीन आर लगते हैं। डायरेक्ट लेबर आर ये लगती है 4 12 8। डायरेक्ट मटेरियल 90 80 और 120 लगते हैं, ये डायरेक्ट मटेरियल लग रहा है। पर यूनिट 90 रुपए का, 80 रुपए का, 120 रुपए का। प्रोडक्शन यूनिट हम 3000 पी की बनाएंगे, 5000 क्यू की बनाते हैं और 20,000 यूनिट आर की बनाते हैं। बात क्लियर होगी? उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है करंटली द कंपनी यूजेज ट्रेडिशनल कॉस्टिंग मेथड। करंटली द कंपनी यूजेज ट्रेडिशनल कॉस्टिंग मेथड एंड एब्जॉर्ब। द कंपनी इस वक्त पुराना मेथड यूज कर रही है, कॉस्टिंग ओवरहेड कॉस्टिंग यूज कर रही है। एंड और एब्जॉर्ब ऑल द प्रोडक्शन ओवरहेड ऑन द बेस ऑफ मशीन आर, मतलब मशीन आर रेट निकालकर सारी कॉस्ट को वो एब्जॉर्ब करते हैं, रिकवर करते हैं। तो मशीन आर रेट आ रहा है इनका 6 पर आवर, मतलब 1 घंटे का रेट 6 रुपए का आ रहा है। देखो 1 घंटे का रेट 6 रुपए का आ रहा है। तो यहाँ लिखा है डायरेक्ट लेबर आर रेट, मतलब 1 घंटे का लेबर का रेट है 20 रुपया, मतलब लेबर जो है वो 1 घंटे के 20 रुपये लेती है। द कंपनी प्रोसेस टू यूज, कंपनी प्रपोज टू यूज, कंपनी चाहती है यूज करना एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग सिस्टम एंड द एक्टिविटी एनालिसिस एज अंडर, और एक्टिविटी कुछ इस तरीके से निकाली गई। यहाँ लिखा है बैच साइज, बैच का मतलब वही कितनी यूनिट बनेंगी एक बैच में। भैया एक बैच में बनेंगी 150 यूनिट, एक बैच में बनेंगी 500 यूनिट, एक बैच में बनेंगी 1000 यूनिट, मतलब एक बार में 150 बनती है, फिर 150, फिर 150, फिर 150 ऐसे बनती है। एग्जाम्पल को थोड़ा सा और समझते हैं। देखो यहाँ पर हम P कितना बना रहे हैं, P की प्रोडक्शन यूनिट जो है वो हमारी 3000 है। हम P प्रोडक्ट जो है वो 3000 यूनिट बनाते हैं, और एक बैच में कितनी यूनिट बनती है, 150। तो सुनो मैं समझाने के चाह रहा हूँ भैया, एक बैच 150 में आता है एक बैच, मतलब जब भी मटेरियल लेबर ओवरहेड डालेंगे तो वो एक बार में 150 यूनिट निकलेंगी। हमें निकालनी कितनी है, 3000। तो कितने बैच बनेंगे, 150 के 3000 डिवाइड बाई 150। आप ऐसा समझो कि मुझे क्या करना है, मुझे 150 बच्चों का एक बैच बनाता हूं मैं, मान लो मैं 150 बच्चों का एक बैच बनाता हूं, मुझे 3000 बच्चे पढ़ाने हैं, तो 150 के कितने बैच बनाऊंगा मैं 20 बैच बनाऊंगा। मेरे पास समझ में आई है नहीं आई? भाई मेरे 3000 बच्चे 20 बैच में कवर हो जाएंगे। एक बार में 150, फिर 150, फिर 150, फिर 150, फिर 150, ये 150 वाली एक्टिविटी कितनी बार करूंगा मैं, 20 बार करूंगा, तब 3000 यूनिट निकाल पाऊंगा। ऐसे ही यहाँ एक बार में कितने बनते हैं, 500। क्लियर नहीं है? बनाने कितने हैं, 5000। तो एक बार 500 500 500 500, तो कितनी बार करना पड़ेगा मुझे, 10 बार एक्टिविटी करनी पड़ेगी। और यहाँ 20,000 डिवाइडेड बाय 1000, या 20 बार करनी पड़ेगी। समझ गए? ये नंबर ऑफ बैचेस निकल गए हमारे। ये नंबर ऑफ बैचेस कह लो या नंबर ऑफ सेटअप भी कह सकते हो आप इन्हें। क्लियर ही नहीं है? नंबर ऑफ सेटअप, भाई जितनी बार हमें, आप ऐसा समझ लो एक दिन मान के चलो 150 यूनिट बनी, फिर मशीन साफ करी जाएगी, ऑयलिंग पॉलिंग ग्रीसिंग ब्रीसिंग की जाएगी। समझ गए? फिर 150 बनी, फिर ऑयलिंग पॉलिंग ग्रीसिंग साफ सेटअप किया जाएगा, फिर 150 बनी, फिर ऑयलिंग पॉलिंग ग्रीसिंग। आप समझ पा रहे मेरी बात को? जितने नंबर ऑफ बैचेस होंगे उतने नंबर ऑफ सेटअप होंगे। बात क्लियर होगी? नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर पर बैच, ठीक है ना, पर बैच, ठीक है ना। परचेज ऑर्डर एक बैच के लिए कितने परचेज ऑर्डर जाएंगे, 3 ऑर्डर। तो बेटा जैसे यहाँ पर कितने बैच है, 20 इंटू 3 या 60 ऑर्डर हो जाएंगे। ये पर बैच है, पर बैच। तो पहले तो हमें नंबर ऑफ बैचेस निकालने पड़ेंगे और फिर मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 3 से, 10 से और 8 से। नंबर ऑफ इंस्पेक्शन पर बैच, हर बैच में इंस्पेक्शन कितनी बार होता है, 5 बार।
4 बार, 3 बार। तो भाई ये जो है नंबर ऑफ बैचेस पे डिपेंड कर रहे हैं इनकी कैलकुलेशन, नंबर ऑफ बैचेस पे। ये टोटल नंबर ऑफ इंस्पेक्शन, टोटल नंबर ऑफ परचेजेस, परचेज ऑर्डर नहीं है, ये पर बैच ऑर्डर है, पर बैच इंस्पेक्शन है। समझ रहे हो? आगे चलो, फिर उन्होंने आगे क्या लिख दिया, इन्होंने लिखा द प्रोडक्शन ओवरहेड आर एनालाइज एज अंडर। प्रोडक्शन ओवरहेड कुछ इस तरीके से निकालना है, कह रहे हैं कि जितना भी तुम्हारा ओवरहेड है, जितना भी तुम्हारा, आओ पहले तो उसके बारे में चर्चा करते हैं। जितना भी हमारा ओवरहेड है, ये देखो, मैं यहाँ पर ओवरहेड कैसे निकाला जाएगा, इधर देखना जरा। यहाँ पे लिखा मशीन आर पे 6 घंटे, एक मशीन आर पे 6 घंटे है। तुम ये देखो मशीन आर कितने लगते हैं यहाँ पर 10, और कितनी यूनिट बना रहे हो 30,000। तो यानी कि पी के लिए कितने लग गई 30,000 मशीन आर। एक यूनिट के लिए 10 मशीन आर चाहिए, तो 3,000 के लिए कितने हो गए 30,000 मशीन आर। क्यू के लिए एक यूनिट के लिए 18 घंटे चाहिए मशीन आर, तो 5,000 के लिए 18×5 = 90 बैठेगा ना, 90,000। हाँ, एक के लिए 14 घंटे चाहिए 14 आवर्स, तो 20,000 यूनिट के लिए 14×2 = 28। तो टोटल मशीन आर कितने चाहिए, वी रिक्वायर 4 लाख मशीन आर। ठीक है, और हमारे अकॉर्डिंग एक मशीन आर का खर्चा कितना निकाला हुआ हमने 6 रुपीज, यानी कि टोटल ओवरहेड बैठ गया हमारा 24 लाख। 24 लाख, बात क्लियर होगी नहीं होगी, 24 लाख। आई बस में नहीं, 24 लाख ये ओवरहेड, ये टोटल ओवरहेड है। इसमें अब सारे सारे कॉस्ट आ गई। अब इस कॉस्ट का बायरफिकेशन बता रहे हमें कि 24 लाख का 20% मशीन सेटअप है, 30% बिलोंग्स टू मशीन ऑपरेशन कॉस्ट, 40% बिलोंग्स टू इंस्पेक्शन कॉस्ट, एंड 10% बिलोंग्स टू मशीन प्रोक्यूरमेंट रिलेटेड, मटेरियल प्रोक्यूरमेंट रिलेटेड कॉस्ट। ये 20, 30, 40 पूरे 100% कॉस्ट बढ़ गई। Calculate the cost per unit each product using traditional method of absorbing all product overhead on the basis of machine। मतलब जो मशीन आर फॉलो करते हैं उसमें बताओ, और कैलकुलेट कॉस्ट पर यूनिट ऑफ ईच प्रोडक्ट यूजिंग एक्टिविटी बेस, और एक्टिविटी बेस पर भी हमें बताइए। बात क्लियर हो गई? हाँ ये ना। तो देखो इस क्वेश्चन को करना बड़ा आसान है, लेकिन जो बिखरी बिखरी सी बातें डोल रही हैं, उन बिखरी बिखरी बातों को सजो लेते हैं एक तार में। हमारा पेज नंबर 5.34, क्वेश्चन 1, पेज नंबर 5434, ICAI मॉड्यूल। ठीक है, देखो पहले कर लेते हैं वर्किंग्स। वर्किंग नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ टोटल ओवरहेड, कैलकुलेशन टोटल ओवरहेड कॉस्ट। ठीक है ना, प्रोडक्ट पी, प्रोडक्ट क्यू, प्रोडक्ट आर, मशीन आर। हमें मशीन आर कितने चाहिए 10, 18 और 14, 10, 18 और 14 यूनिट प्रोड्यूस्ड 3, 5 और 20। टोटल मशीन आर रिक्वायर्ड, टोटल मशीन आर रिक्वायर्ड, तो मल्टीप्लाई कर दो इनकी, 30,000 घंटे, 90,000 घंटे, 280, तो टोटल हो गया हमारा 4 लाख 8।
टोटल ओवरहेड कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल मशीन आर इंटू मशीन आर रेट। एक घंटे का रेट है मशीन का 6, 4 लाख घंटे मशीन चलेगी टोटल ओवरऑल, तो वी प्रोड्यूस्ड 24 लाख कॉस्ट। ये बात क्लियर हो गई। वर्किंग नोट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ डिफरेंट ओवरहेड कॉस्ट बाय एक्टिविटी, एक्टिविटी के अकॉर्डिंग। अब यहाँ एक्टिविटी कितनी बताई गई है? 3, उनकी परसेंटेज और उनकी अमाउंट। ये देखो एक्टिविटी बताई गई है हमें 3 नहीं 4, मशीन सेटअप कॉस्ट, मशीन ऑपरेशन कॉस्ट, सेटअप कॉस्ट, ऑपरेशन कॉस्ट, इंस्पेक्शन कॉस्ट और मटेरियल प्रोक्यूरमेंट कॉस्ट। कितना परसेंट बताया टोटल का? 20, 30, 40, 10, 20%, 40, 10, टोटल होगी 100%। 100% कॉस्ट हमारी कितनी है? टोटल ओवरहेड 24 लाख। अभी निकाला, इस 24 लाख को 20, 30, 40% में बांट दो, तो 24 लाख का 20%, 480, 720, लाख 60,000 और 2,40,000। समझ गए? ये अलग अलग है और ये एक्चुअली यही एक्टिविटी है, ये हमारी डिफरेंट डिफरेंट कॉस्ट है। एक्टिविटी के अकॉर्डिंग कॉस्ट पता लगी। अब इन एक्टिविटी की कॉस्ट को उनके ड्राइवर में बांटना है। लेकिन रुक जाओ, अब ड्राइवर निकाल लेते हैं। कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ड्राइवर। देखो क्या लिखेंगे? पी, क्यू और आर। यहाँ पे लिखो यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, 3,000 यूनिट, 5,000 दे रखी हैं और ये 20। यहाँ लिखो बैच साइज, एक बैच में कितना? यहाँ 150 बनती है, या 500, और यहाँ बनती है 150, 500, 1000। इसे बोलो ए, इसे बोल दो बी, इसे बोल दो नंबर ऑफ बैच, या आप नंबर ऑफ क्लीनिंगनेस या नंबर ऑफ सेटअप भी कह सकते हो। कैसे? ए डिवाइडेड बाय बी। यहाँ आएगा तुम्हारा 20, यहाँ 10, यहाँ 20। क्लियर है? नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर पर बैच, डी। नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर पर बैच, एक बैच में कितने ऑर्डर जा रहे हैं परचेज के? 3, 10, 8, 3, 10, 8। क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर प्रोडक्ट वाइज। एक प्रोडक्ट, इस प्रोडक्ट के लिए कितने जाएंगे? ए बी सी डी
टी। देखो जी कैसे जाएंगे, टी मल्टीप्लाई डी। देखो एक एक बैच में जा रहे हैं 3 ऑर्डर, तो कितने बैच है 20, कितने हो गए टोटल 60। बात क्लियर हो गई। ये कितने हो गए तुम्हारे 100, 10 इंटू 10 160। यहाँ आ जाओ, एफ नंबर ऑफ इंस्पेक्शन पर बैच। पर बैच 5 4 3, 5 4 3 जी। नंबर ऑफ इंस्पेक्शन पर प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट का, या इसे ही प्रोडक्ट वाइज लिखो ज्यादा बेटर। प्रोडक्ट वाइज, प्रोडक्शन वाइज। एक बैच में 5 बैच इंस्पेक्शन होगा, तो बैच कितने थे तुम्हारे पास, नंबर ऑफ बैच 20, एक में 5 तो 20 में 100 बार इंस्पेक्शन। ये बनेगा तुम्हारा C मल्टीप्लाई F। समझ गए, ये F है और ये C है, इसके मल्टीप्लाई 20 इंटू 5, 100 बार इंस्पेक्शन 10 इंटू 4, 40 बार इंस्पेक्शन और 20 इंटू 3, 60 बार इंस्पेक्शन। ये ड्राइवर इनकी यूज होगा तुम्हारा। क्लियर है, अब आ जाओ, अब कहानी बनाते हैं, आ जाओ। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पुल। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पुल, बात क्लियर हो गई। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पुल, आ जाओ कहानी को बढ़ाएं आगे फटाफट से जल्दी से। देखो ये एक्टिविटी वाइज बनेगी, तो पहले यहां पे क्या लिखोगे, एक्टिविटी, क्या लिखना है इसकी अमाउंट, क्या लिखना कॉस्ट ड्राइवर या बेसिस, और ये लिखना कॉस्ट टोटल नंबर ऑफ कॉस्ट ड्राइवर, और फिर यह लिखना कॉस्ट पर ड्राइवर। ठीक है, सीधी सीधी कहानी है। बताओ कौन कौन सी कॉस्ट थी, जल्दी बोलो। सेटअप कॉस्ट, ऑपरेशन, सेटअप कॉस्ट, ऑपरेटिंग कॉस्ट, इंस्पेक्शन कॉस्ट, सेटअप कॉस्ट, ऑपरेटिंग कॉस्ट, इंस्पेक्शन कॉस्ट, और मटेरियल प्रोक्योरमेंट कॉस्ट। पता है कितना है, 480 720, 480 720, 960, 960 और 240। इनकी कॉस्ट ड्राइवर क्या बैठेंगे, सेटअप को तो नंबर ऑफ सेटअप, कितने सेटअप लग रहे हैं टोटल,
ठीक है ना। मशीन ऑपरेशन कॉस्ट मतलब मशीन आर, इंस्पेक्शन कॉस्ट में नंबर ऑफ इंस्पेक्शन और मटेरियल प्रोक्योरमेंट में नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर। मैंने भी समझा दिया ना। अब नंबर ऑफ सेटअप निकालो कितने टोटल, नंबर ऑफ सेटअप, नंबर ऑफ सेटअप ये रे, जोड़ो 20 10 20 कितने हो गए 50। मशीन आर्ट्स, देखो मशीन आर्ट का हमने निकाला नहीं है, इसको करना पड़ेगा आपको। देखो ऑब्वियस बात है कि मशीन आर ये रहे, वैसे देखो 30 90 और 280 वैसे निकाला हुआ है, देखो ऊपर आ गया मशीन आर, ये रहे 30 90 और 280, 4 लाख हो गया ना टोटल मशीन आर्ट्स, 4 लाख। नंबर ऑफ इंस्पेक्शन, नंबर ऑफ इंस्पेक्शन 100 40 60 200। नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर, परचेज ऑर्डर 60 160 160 320। बस अब तुम्हें क्या करना है, ये कॉस्ट इनसे डिवाइड करनी है, तब तुम्हें कॉस्ट पर ड्राइवर, ये टोटल कॉस्ट है, डिवाइड कर दो ड्राइवर से तो कॉस्ट पर ड्राइवर आ जाएगी। तो 480 डिवाइड बाय 50, जल्दी जल्दी करते हैं। 480 डिवाइडेड बाय 50 क्या है तुम्हारा 9600 पर सेटअप, एक सेटअप की कॉस्ट। ड्राइवर का नाम क्या, सेटअप ना, पर ड्राइवर, तो ड्राइवर का नाम देखो सेटअप, पर सेटअप मशीन आर 720/4 लाख, 1.8 पर मशीन आर। 9,60,000 डिवाइडेड बाई 960 डिवाइड बाई 200, 4800 पर इंस्पेक्शन, और 240 डिवाइडेड बाय 320, 750 पर परचेज ऑर्डर। आ गया। नाउ फाइंड आउट स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट पर यूनिट। यहां लिखो पर्टिकुलर्स या कॉस्ट, यहां लिखो प्रोडक्ट पी क्यू आर। ठीक है, बात क्लियर हो गई। अब देखना जरा कहानी को, तो पहले तो दो कॉस्ट ले लो, मटेरियल और लेबर, डायरेक्ट कॉस्ट जो है, जो तुम्हें पता है ऑलरेडी। डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट कितनी है, 90 80 120, 90 80 120। डायरेक्ट लेबर, लेबर आर मल्टीप्लाई 20, ये कैसे निकाला बता रहा हूँ। मुझे डायरेक्ट लेबर लेबर कॉस्ट नहीं दे रखी, बट लेबर आर दे रखे हैं कि एक पी बनाने में 4 घंटे लेबर के चाहिए, 12 घंटे लेबर के, 8 घंटे लेबर की, और लेबर के 1 घंटे का रेट 20 है। तो 1 घंटे का रेट 20 है तो 4 घंटे का 80 रुपया पी को, 1 घंटे का 20 है तो 12 घंटे का 240, 1 घंटे का 20 है तो 8 घंटे का 160। तो ये पर यूनिट पता लगेगा, 1 घंटे का नहीं चाहिए मुझे, पर यूनिट का चाहिए। तो मैंने क्या बोला, जो भी लेबर आ रहे हैं मल्टीप्लाई कर दो 20 से, तो कितना था दोबारा कर दो, 40 × 20 80, 12 × 20 240, और 20 × 8 दूनी 16,
जिसे हम क्या बोलते हैं मेरे बेटा जी, प्राइम कॉस्ट। 170 और 120 280। अब इसमें डाल दो ओवरहेड कॉस्ट का तड़का। बताओ कौन कौन सी कॉस्ट थी, नाम लेते हैं इनका। सेटअप, मशीन ऑपरेटिंग कॉस्ट, मशीन सेटअप कॉस्ट, इंस्पेक्शन कॉस्ट और मटेरियल प्रोक्यूरमेंट कॉस्ट। ठीक है, ये मैंने स्पेस जानबूझ के दे रखा है, थोड़ी सी कैलकुलेशन करके दिखा दूंगा, हालांकि कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझ में आ जाएगा। देखो आपने सेटअप कॉस्ट कितनी निकाली है पर सेटअप, 9600, 1.8, 48 और 750। ये तो आपकी आई है @9600। ये पर सेटअप है 1.8, पर मशीन आर है 48, पर इंस्पेक्शन है, और ये पर परचेज ऑर्डर है। ठीक है, अब तुम क्या करो, तुम ये देखो नंबर ऑफ सेटअप कितने लगे हैं तीनों में, पी क्यू आर का नंबर ऑफ सेटअप, पी क्यू आर सेटअप लगे 20, 10, 20। देखते रहना, यहाँ लगे हैं 20, यहाँ लगे हैं 10, यहाँ लगे हैं 20। अब देखो कैसे बढ़ रहा है, ठीक है ना। हमने 50 सेटअप में बांटी थी, हर सेटअप की कितना कि 9,600, तो 20 सेटअप की इंटू 9600, इंटू 9600, इंटू 9600, समझ गए ना भाई। एक सेटअप की कॉस्ट निकाल दी थी, तो 20 सेटअप की, 10 सेटअप की, 20 सेटअप की, जल्दी बोलो, 9,600 मल्टीप्लाई 20, 1,92,96, 192। ऐसे ही मशीन आर, बताइए मशीन आर कितने निकाले थे आपने, सबसे टॉप पे निकाले थे, ये मशीन आर 30,000, 90,000, 280। कितने इतने घंटे यूज हो रहे हैं, 30,000 आर, 90,000 आर, 280 आवर्स, मल्टीप्लाई 1.8, 1.8, 1.8। ठीक है, ये मल्टीप्लाई कर देते हैं हम कि भाई एक घंटे का रेट 1.8 है, 30,000 घंटे का, 90,000 घंटे का, 280 आवर्स का। इंस्पेक्शन, नंबर ऑफ इंस्पेक्शन कितने हुए थे, नंबर ऑफ इंस्पेक्शन टोटल 100, ये मत ले लेना गलती से बी वाले, टोटल प्रोडक्ट वाइज 100, 40 और 60, 100, 40, 60, 100, 40, 60, मल्टीप्लाई कर दो 48, 48, 48, तो तुम्हारा आ गया 48,000, नहीं 480, 4800 इंटू 40, 192,000, 48 टू 60, 288,
परचेज ऑर्डर, नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर टोटल 60, 100, 160, 60, 100, 160, $45,000, 75 और 120 आ गया। ये एक्टिविटी वाइज हमने क्या कर दिया, कॉस्ट बांट दिया। अब क्या करो, इनको टोटल कर दो, टोटल ओवरहेड जोड़ो 192, 54,000, 480, 45, 7,71,000, 960 नहीं 96,000, 162, 192, 75, 525, 192, देख लो। इनको जब तुम टोटल कर दो 24 लाख के बैठेगा, क्योंकि ओवरहेड 24 लाख का ही है। क्लियर है। अब क्या करोगे, नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस, नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस, एक यूनिट कैसे बनाओगे, कितनी बनाओगे, यहाँ बनी 3,000, यहाँ बनी थी 5,000 यूनिट, यहाँ बनी थी 20,000 यूनिट। क्या लिखेंगे, कॉस्ट, ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट। कैसे निकालोगे, इसको डिवाइड कर दोगे इससे, एक यूनिट की कॉस्ट आ जाएगी 257, 525 डिवाइडेड बाय 5,000, 105, 11,04,000 डिवाइडेड बाय 20, 55.2। सही है। और यहाँ लिख देंगे अब प्रोडक्ट कॉस्ट ए प्लस बी। कैसे, इसे बोल दो बी, और जो ऊपर निकाली थी प्राइम, इसे बोल दो ए। समझ गए। तो प्राइम कॉस्ट 170 प्लस 257, 427, 320 प्राइम कॉस्ट क्यू की, 105, 425, 280 आर की, और 55.2, 335.2। क्लियर। ये हमारी प्रोडक्ट कॉस्ट आ गई टोटल। डन मामला, एकदम झकास। बस इन्होंने एक चीज और बोली है कि ट्रेडिशनल के अकॉर्डिंग और बता दूं, तो स्टेटमेंट ऑफ प्रोडक्ट कॉस्ट पर यूनिट एज पर ट्रेडिशनल सिस्टम। ये एबीसी का था, ये जो करा है ये मैंने एबीसी का करा है। ठीक है, बड़ा आसान है, छोटी सी स्टेटमेंट बनेगी, कोई दिक्कत नहीं है। पर्टिकुलर पी क्यू आर, यहाँ लिखना तुम क्या,
प्राइम कॉस्ट मेहनत नहीं करनी बिल्कुल भी, ऑलरेडी ऊपर से कैलकुलेट कर रखी है, ऊपर से पेल के चेप दो 170 320 280 170 320 280। इसके अंदर सीधे सीधे क्या ऐड करोगे, ओवरहेड कॉस्ट एट 6 पर मशीन आवर। बताओ एक प्रोडक्ट में कितने मशीन आवर लग रहे हैं, 10 18 14, बात खत्म। 10 18 और 14, और 1 घंटे का रेट कितना आ रहा है, 60 रुपया, 6.5 108 84, बस बात खत्म। तो क्योंकि हमें प्रोडक्ट ए पर यूनिट निकालनी है, तो 1 यूनिट में 10 घंटे लग रहे हैं और 1 घंटे का रेट 6 रुपये, तो 1 यूनिट बनाने में 60 घंटे का ओवरहेड आ रहा है, क्योंकि इसके अंदर सारे ओवरहेड कवर हो गए। ये कितना है तुम्हारा 230, 428, 364। प्रोडक्ट कॉस्ट आपको दिख भी रहा होगा, देखो दिख रहा है। एक्टिविटी बेस ये दे रही कॉस्टिंग, और ये ट्रेडिशनल ये दे रहा है, कितनी कम हो गई, मतलब ये कम दे रहा है, ये ज़्यादा दे रहा है। एक्टिविटी कह रही है कि ये आनी चाहिए पर एक्टिविटी के अकॉर्डिंग। और यहाँ देखो ये 3 रुपये का अंतर आ गया, और यहाँ ये अंतर आ गया, इसलिए यहाँ 335 दे रहा है या 364। क्लियर है, दोनों में बेस्ट वैसे एक्टिविटी बेस मानी जाती है, बट हाँ एक्टिविटी बेस कहीं ना कहीं है बड़ी बारीकी वाली कॉस्टिंग। ठीक है ना, बात क्लियर हो गई। तो कुल मिलाकर ये था हमारा बेटा एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। अगर फिर भी इसमें कोई दिक्कत परेशानी है तो मुझे बता दीजिए, ठीक है। हालांकि होनी नहीं चाहिए परेशानी, क्योंकि हमने इसे अच्छे से कवर अप कर लिया है, ठीक है ना। बेसिक सी बातें थी, कुछ भी नहीं थी। इससे कोई परेशानी है तो प्लीज़ टेलीग्राम के चैनल में बताइए, टेलीग्राम के चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। और प्लीज़ 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 रिक्वेस्ट आप सभी से है मेरे बच्चों, ठीक है, कृपया करके इस चैनल को प्रमोट करिए, ज़्यादातर बच्चों तक पहुँचाइए। मेरा सिर्फ मकसद है कि टू रीच मोर एंड मोर स्टूडेंट्स। धन्यवाद। और बेटा 400 सब्सक्राइब कर दो, आप सभी के लिए चार्ट दे दूंगा फटाफट से। क्लियर है, धन्यवाद, टाटा बाय सी यू, लव यू, जय हिंद, जय भारत।